विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास का पदभाग हमारा चल रहा है अनवरत रूप से। और इसमें पिछले वीडियो में, इससे पूर्व जो वीडियो आया है उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से काव्य है वो कितने प्रकार का होता है, काव्य के भेद कितने होते हैं। तो उसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य जो दो भेद होते हैं काव्य के, उनके बारे में हमने जाना। और उसके बाद आप लोगों को ये बताया कि भाई जो प्रबंध काव्य है कि किस प्रकार से उसके भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और दोनों के बारे में बताया प्रबंध काव्य किस प्रकार के होते हैं और खंड काव्य किस प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि जो आधुनिक काल आप लोगों के दिया हुआ है कक्षा 12 में, और आधुनिक काल में आप लोगों के कौन कौन सी विधाएं हैं, आधुनिक काल का आगमन कैसे हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां रही, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसमें हमारा जो पहला बिंदु है वो पहला बिंदु है पुनर्जागरण काल। तो देखिए, पुनर्जागरण काल भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन जैसे ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हुआ, उस काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक माना जाता, आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य नई चेतना, इस काल में हिंदी साहित्य नई चेतना और आधुनिकता से युक्त आधुनिकता से युक्त होने के कारण रीतिबद्धता से युक्त था। रीतिबद्धता से मुक्त था, युक्त नहीं मुक्त था। मुक्त था।
इस युग के लेखकों पर इस युग के लेखकों पर नई चेतना का व्यापक प्रभाव है। नई चेतना का व्यापक प्रभाव है। यह काल नई विषय वस्तु यह काल नई विषय वस्तु और देश प्रेम से देश प्रेम के यथार्थ बोध पर आधारित है। यथार्थ बोध पर आधारित है, लेकिन इसका मुख्य विषय आर्थिकता है। आर्थिकता रहा है। आर्थिकता रहा है। इसके लेखक इस युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु जी की निम्न पंक्ति है। अंग्रेज राज सुखसाज सबे मति भारी
पे धन विदेश चले जाए। धनी रख लो। पे धन विदेश चली जाए, यह है अति ख्वारी। यह है अति ख्वारी। ये पंक्तियां इन्होंने आर्थिकता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि किस प्रकार से अंग्रेजों का राज है। चलिए, उसमें सभी प्रजा और तरीकों से सुख का अनुभव कर रही है, लेकिन अंग्रेज हमारे देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं और हमारे यहाँ का जो धन है, संपदा है, उसको लूट लूट करके और विदेश को ले जा रहे हैं, अर्थात अपने देश इंग्लैंड को ले जा रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब इसको एक बार पुनः देख लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि आधुनिक काल के प्रवर्तक ये माने गए हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो इस काल में हिंदी साहित्य नई चेतना और आधुनिकता से युक्त होने के कारण रीतिबद्धता से मुक्त था। इस युग के लेखकों पर नई चेतना का व्यापक प्रभाव है। यह काल नई विषय वस्तु अर्थात नए नए बिंदुओं के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। देश प्रेम के यथार्थ बोध पर आधारित है कि उस समय देशकालिक परिस्थितियां कैसी थी, उनके ऊपर लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है और उसमें यथार्थता का चित्रण किया है। लेकिन इसका मुख्य विषय आर्थिकता रहा है। इस युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु जी की निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं कि अंग्रेज राज सुखसाज सबे मति भारी, पे धन विदेश चली जाए, यह अति ख्वारी। तो ये उन्होंने इस तरीके से इसमें लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि हमारा देश का धन अगर विदेश में चला जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो आर्थिक कमजोरी है वो आ जाएगी, और वास्तव में ऐसा हुआ भी है जो सभी के सामने प्रस्तुत है। सभी उसको देख रहे हैं। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो प्रमुख लेखक इस युग के हुए हैं, पुनर्जागरण काल के। तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काव्य के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी करते हुए जाएंगे। ये प्रश्न अक्सर आ जाता है कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान रहा। तो यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु जो प्रमुख साहित्यकार हुए हैं इस युग के पुनर्जागरण काल के, उनको हम आगे पढ़ेंगे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनके बारे में हम लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1800 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई है। इस समय में भारतेंदु जी द्वारा जो हिंदी भाषा की लिख लीजिए सेवा की गई है, वह है मान्य है, अर्थात सर्वविदित है, सर्वमान्य है, सभी लोग उसको जानते हैं। इन्होंने न केवल साहित्य की विविध विधियों को समृद्ध किया, अपितु अनेक विधाओं का प्रवर्तन भी किया। प्रवर्तन भी किया। भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की उम्र में बांग्ला भाषा
कि विद्या सुंदर नाटक का, विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किया है। तो देखिए, जो बांग्ला भाषा का विद्या सुंदर नामक नाटक था, उनका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया और हिंदी के विकास के लिए हिंदी के विकास के लिए हिंदी के विकास के लिए कवि वचन सुधा कवि वचन सुधा, जो कि इन्होंने 1868 ईस्वी में लिखा। हरिश्चंद्र मैगजीन अठारह सौ 73 में 1873 में नई चाल में हिंदी, नई चाल में हिंदी 1873। बाल बोधनी बाल बोधनी 1874। साहित्य पत्रिकाओं का संचालन किया। तो ये इन्होंने हिंदी की सेवा की है। अब देखिए, यूँ तो आता है कि भाई भारतेंदु जी का जो काव्य है, तो काव्य किस प्रकार का रहा। अब इसमें थोड़ी सी झांकी आप लोगों को यहाँ पर इनके जीवन के बारे में और इन्होंने जो साहित्य की सेवा की उसके बारे में दी गई है।
लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को मौखिक रूप से वैसे बता देता हूँ कि भारतेंदु जो युग था उसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही है। यद्यपि भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का कुछ प्रयोग किया है। उस समय जो हमारे यहाँ पर साहित्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन इन्होंने अपने काव्य में कुछ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी की ब्रज भाषा भी रीतिकालीन कवियों की ब्रज भाषा से भिन्न है, क्योंकि इनकी ब्रज भाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का प्रभाव है। भारतेंदु ने काव्य रीति और परंपराओं, उस समय की जो प्रचलित भाषा थी और काव्य रीति थी, दोनों परंपराओं में कविताएं की हैं। तो इनके जीवन की जो समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, उन विषमताओं के ऊपर और समस्याओं के ऊपर चिंतन और मनन किया गया है और उसके ऊपर काव्य रचा गया है। तो ये देखने वाली बात है, देखने योग्य बात है नहीं। अब इन्होंने कौन कौन सा प्रमुख काव्य लिखा है, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं और कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, इसी में हम जोड़ते हुए कुछ आगे लिखेंगे और चाहें तो हम इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ा देंगे। आप लोग इसका संदेश हमें किसी भी तरीके से भिजवाएं और इनकी इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही हैं वो प्रवृत्तियां भी करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे का मैटर लेकर के आएंगे। थैंक यू।